क्या आप भी सोचते हैं कि धन संपत्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से मिलती है? क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता केवल उसकी होशियारी पर निर्भर करती है? अगर हाँ, तो शायद आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ने की जरूरत है। यह कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो एक होटल में काम करते हुए एक बहुत ही प्रतिभाशाली तकनीकी व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति 20 साल की उम्र में ही एक वाईफाई घटक का डिजाइन तैयार कर चुका था और उसे पेटेंट भी कराया था। कई कंपनियां शुरू करके वह बेतहाशा सफल हुआ था, लेकिन उसकी भावना धन संपत्ति के प्रति बहुत असुरक्षित और बचकानी थी। वह अक्सर अपने पास हजारों डॉलर के नोटों की गड्डियां लेकर चलता था और उन्हें दूसरों को दिखाता था, चाहे वे देखना चाहते हों या नहीं। जब वह नशे में होता तो वह अपनी संपत्ति के बारे में बेतहाशा डींग मारता था। एक दिन उसने अपने सहकर्मी को सोने के सिक्के खरीदने के लिए पैसे दिए, फिर उन सिक्कों को कंकड़ों की तरह समुद्र में फेंक दिया। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए किया गया था। इसके बाद एक दिन होटल के रेस्टोरेंट में उसने एक लैंप तोड़ दिया और जब मैनेजर ने उससे $500 की भरपाई की मांग की, तो उसने बिना सोचे समझे $5000 का नोट निकालकर मैनेजर को दे दिया और कहा कि वह आगे से बेइज्जती न करे। जरा सोचिए, क्या इस तरह का व्यवहार लंबे समय तक चल सकता है? नहीं। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वह व्यक्ति दिवालिया हो गया था। इस कहानी का संदेश यह है कि धन संपत्ति के मामलों में सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपका व्यवहार कैसा है। यह साबित करता है कि धन का प्रबंधन करने में सही मानसिकता और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखता, वह वित्तीय आपदा का शिकार हो सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कोई भी बेवकूफ नहीं है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण विचार साझा करता है। पैसे के मामले में लोग चाहे अलग अलग निर्णय लें, लेकिन कोई भी बेवकूफ नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनूठे अनुभवों, अपने नजरिए और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है, उसकी पैसे के प्रति सोच उन लोगों से बिल्कुल अलग हो सकती है जिन्होंने आर्थिक समृद्धि देखी है। यह अंतर हमें उनके निर्णयों को समझने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि हम सभी के धन दौलत को लेकर अपने अपने नजरिए होते हैं जो हमारे अनुभवों से प्रभावित होते हैं। जैसे किसी ने मंदी के समय में सब कुछ खो दिया हो, तो वह बहुत संभल कर निवेश करेगा। वहीं जिसने समृद्धि के दौर में अच्छा लाभ कमाया है, वह अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसे को लेकर जो फैसले लोग लेते हैं, वह उनके लिए मायने रखते हैं, भले ही वह हमें अजीब या गलत लगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें दूसरों के आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाने से पहले उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी के लिए अपने फैसले सही होते हैं और हमारे अलग अलग अनुभव हमें अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो यह थी मॉर्गन हाउसल की किताब के पहले अध्याय कोई भी बेवकूफ नहीं है की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है इससे आपको पैसे के प्रति और लोगों के नजरिए को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अब हम हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाग्य और जोखिम। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम का कितना बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग किसी की सफलता को उसकी मेहनत का नतीजा मानते हैं और असफलता को उसकी गलती। लेकिन सच तो यह है कि किसी के भी परिणाम में भाग्य और जोखिम दोनों ही शामिल होते हैं। अब सोचिए बिल गेट्स की कहानी। उनके पास एक अनोखा अवसर था। वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध थी, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। इसने उनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव किया। लेखक कहते हैं कि सिर्फ मेहनत से ही बिल गेट्स बनना संभव नहीं है, बल्कि उनके जीवन में भाग्य ने भी एक बड़ा रोल निभाया। वहीं उनके एक दोस्त केंट इवांस भी उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और इस तरह वह भी बड़ी सफलता की ओर नहीं बढ़ सके।
यहाँ जोखिम का उतना ही महत्व है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब भी हम किसी की सफलता को सराहते हैं या असफलता को देखते हैं, हमें भाग्य और जोखिम दोनों पर ध्यान देना चाहिए। हर निर्णय का नतीजा पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे जीवन की सफलता या असफलता का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर भी निर्भर करता है जो हमारी पहुंच से बाहर है। तो इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? यह कि हमें सफलता पर घमंड और असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे परिणाम केवल हमारे प्रयासों का ही नतीजा नहीं है, बल्कि भाग्य और जोखिम का भी मिश्रण है। तो यह था मॉर्गन हाउसल की किताब के दूसरे अध्याय भाग्य और जोखिम की एक झलक। उम्मीद है इससे आपको अपनी जिंदगी में भाग्य और जोखिम के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के तीसरे अध्याय की संक्षिप्त और सरल समझ में बात करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है कभी भी पर्याप्त नहीं, और यह अध्याय हमें बताता है कि कभी-कभी हमारी असंतोष की भावना और थोड़ा और पाने की चाह हमें कितनी बड़ी समस्याओं में डाल सकती है। लेखक मॉर्गन हाउसल हमें इस अध्याय के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में संतोष एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अक्सर लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि वे जो भी हासिल कर रहे हैं वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन पर्याप्त का न होना इंसान को एक ऐसी राह पर ले जा सकता है जहां उसके फैसले और काम गलत साबित हो सकते हैं। लेखक ने उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफे और कुछ अन्य अमीर व्यक्तियों की कहानी साझा की है। वॉरेन बफे, जिनके पास अरबों की दौलत है, फिर भी अपने साधारण जीवन और संतोष के साथ जी रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, वे बस और पाने की लालसा में गलतियां करते हैं, जिससे उनकी खुशहाल जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। हाउसल बताते हैं कि हमारे लालच की कोई सीमा नहीं होती और यही हमें अक्सर मुसीबतों में डालता है। कई बार लोग केवल और पाने के चक्कर में अपनी सारी मेहनत से कमाई गई संपत्ति, अपने रिश्ते और अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। वे अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाते और हमेशा यह सोचते हैं कि अगर और पैसा होता तो उनका जीवन और बेहतर हो सकता था। इस सोच से बचने के लिए लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने पर्याप्त को समझना होगा। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास जो है वह हमारे लिए सुखदायक है या नहीं, क्योंकि अगर हम हमेशा यह सोचते रहेंगे कि थोड़ा और हो जाए तो अच्छा होगा, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन केवल उसी के पीछे भागना जरूरी नहीं है। उन्होंने जॉन रॉकफेलर का एक प्रसिद्ध कथन साझा किया है, थोड़ा और। जब किसी ने रॉकफेलर से पूछा कि कितनी दौलत आपके लिए पर्याप्त है, तब उनका जवाब यही था, थोड़ा और। यह जवाब दिखाता है कि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी दौलत कमा लो। लेकिन असल समझदार व्यक्ति वही है जो अपने लिए पर्याप्त की सीमा को समझ सके। यह जानने के बाद कि हमारे पास जो है वह हमारे लिए काफी है, हम सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। इस अध्याय में एक और प्रेरक कहानी दी गई है, जिसमें एक करोड़पति व्यक्ति ने अधिक पैसा पाने के चक्कर में जोखिम भरे निवेश किए और आखिरकार सब कुछ खो दिया। वहीं दूसरे लोग जो पर्याप्त के विचार को मानते थे, उन्होंने अपने फैसले में संतुलन रखा और आखिरकार खुशहाल जीवन बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अति महत्वाकांक्षी होने से हम उस सीमित संतुष्टि से वंचित रह जाते हैं जो हमारे पास मौजूद है। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि लालच और थोड़ा और की चाह हमें कभी सुकून नहीं दे सकती। हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और संतोष में ही असली सुख ढूंढना चाहिए। अपने पास जो है उसमें संतोष महसूस करने से ही हम सही मायनों में खुशी पा सकते हैं। तो इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि कभी भी पर्याप्त नहीं वाली सोच से बचें और जीवन में संतोष का महत्व समझें। यही संतुलित और खुशहाल जीवन का असली रास्ता है। अध्याय 4 में कंपाउंडिंग के असाधारण प्रभाव पर चर्चा की गई है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का गणित भले ही आसान हो, लेकिन इसकी वास्तविक ताकत समझना और उसे धैर्य के साथ लागू करना ही असली चुनौती है। हाउसल इस अध्याय में यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कंपाउंडिंग का प्रभाव समय के साथ बहुत बढ़ जाता है,
लेकिन इसके लिए एक अनुशासन और लंबी अवधि की सोच जरूरी है। इसमें वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है, जो बताते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब इसे समय मिलता है। बफेट ने अपने निवेश की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र में की थी और फिर अपनी संपत्ति को बढ़ाने में दशकों बिताए। उनकी सफलता में उनकी निवेश कौशल के साथ साथ उनके निवेश के समय का भी बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए, अगर बफेट ने अपने जीवन के कुछ और साल प्रतीक्षा नहीं की होती और जल्दी ही अपने निवेश को भुना लिया होता, तो उनकी कुल संपत्ति इतनी विशाल नहीं होती। अगर हम सिर्फ उनकी निवेश कुशलता को देखकर सोचें कि उनकी सफलता का कारण सिर्फ उनका अच्छा निवेश था, तो हम गलत हैं। बफेट की सफलता के पीछे का असली कारण यह था कि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया और लंबे समय तक निवेश बनाए रखा। अगर उन्होंने 50 साल की उम्र में ही अपना निवेश रोक दिया होता, तो उनकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद बनता ही नहीं। कंपाउंडिंग का असली जादू लंबे समय तक टिके रहने में है। कंपाउंडिंग के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि कई लोग जल्दबाजी में अपने निवेश से लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिससे वे कंपाउंडिंग के असली फायदे को खो देते हैं। कई लोग पहले कुछ सालों के निवेश में ज्यादा लाभ नहीं देखते और निराश होकर अपने निवेश को कम कर देते हैं या बेच देते हैं। लेकिन अगर वे थोड़ा और धैर्य रख सकें, तो कंपाउंडिंग का प्रभाव एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अध्याय का मुख्य सबक यह है कि हमें निवेश में धैर्य रखना चाहिए और कंपाउंडिंग को समय देना चाहिए। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी काम करता है जब हम उसे लंबे समय तक छोड़ देते हैं, ताकि वह खुद को बढ़ा सके। धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच के साथ कंपाउंडिंग हमें असाधारण वित्तीय लाभ दे सकती है। कुल मिलाकर हाउसल कंपाउंडिंग के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जिसे साधारण व्यक्ति भी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि वह समय और धैर्य के साथ निवेश करे। पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना में लेखक मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दो अलग कौशल हैं और इनमें से अधिक चुनौतीपूर्ण काम है धन को बनाए रखना। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए केवल पैसा बनाना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन असल में उसे बनाए रखना और भी बड़ा काम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, परंतु सच्चाई यह है कि धन को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने पर निर्भर करती है। हाउसल बताते हैं कि लोग जब अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर बड़े जोखिम उठाते हैं, जो शुरुआती चरण में तो ठीक है, लेकिन एक बार धन अर्जित कर लेने के बाद उसी जोखिम भरी प्रवृत्ति को जारी रखना हानिकारक हो सकता है। पैसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप जोश और संयम के बीच संतुलन बनाकर चलें। जो लोग अपने धन को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए अनुशासन और धैर्य महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अधिक लाभ के लिए लालायित होकर जल्दबाजी में निवेश करते हैं या फिर बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं। ये प्रवृत्ति कई बार उनके लिए नुकसानदायक साबित होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अचानक से काफी अमीर बन जाता है, तो वह सोच सकता है कि ज्यादा जोखिम उठाकर वह अपने धन को और तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने से धन खोने का खतरा बढ़ जाता है। हाउसल का मानना है कि धनवान बनने में अक्सर मेहनत के साथ साथ भाग्य और अवसर का भी बड़ा योगदान होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास धन आने का श्रेय हमेशा आपकी मेहनत को नहीं, बल्कि आपके परिस्थितिजन्य भाग्य को भी जाता है। लेखक बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी सफलता को पूरी तरह अपनी मेहनत का परिणाम मान लेते हैं और फिर भविष्य में भी उसी आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन अवसरों पर निर्भर करता है जो अक्सर संयोगवश हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में किसी अच्छे समय में निवेश किया और उसे लाभ हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भविष्य में भी उतनी ही सफलता पाएगा।
हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि धन बनाए रखने के लिए हमें अपनी सीमाओं और जोखिमों को समझना जरूरी है, और यह भी कि किस हद तक भाग्य ने हमारी सफलता में योगदान दिया है। धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और संयम रखना जरूरी है। हाउसल बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने धन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा है, उन्होंने अपने जीवन में संयम से काम लिया है। इस संयम से उनका मतलब है कि लोगों को अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी पड़ती है। वे आसानी से बहकते नहीं हैं और उन पर बाहरी प्रभावों का असर कम होता है। हाउसल उदाहरण देते हैं कि कई बार लोग अमीर बनने के बाद अपने खर्चों और जीवन शैली को बढ़ा लेते हैं, जिससे वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगर धन बढ़ता भी है, लेकिन खर्च उसी रफ्तार से बढ़ते रहे, तो असल में आर्थिक स्थिरता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि अपने साधनों के भीतर रहकर जीने का प्रयास करें और समय समय पर अपने खर्चों और निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करते रहें। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों ही अपने आप में चुनौतियों से भरे हैं, लेकिन इन दोनों का तरीका अलग-अलग है। पैसा कमाने के लिए मेहनत, उत्साह और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जबकि पैसा बनाए रखने के लिए संयम, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जरूरी है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा कमाने की बजाय उसे बनाए रखने पर ध्यान देना एक कुशल निवेशक की सबसे बड़ी पहचान है। पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6ठे अध्याय पट आप जीते में लेखक मॉर्गन हाउसल इस विचार पर बात करते हैं कि पैसे और निवेश के मामलों में सफलता का रास्ता कई बार भाग्य और संभावना पर भी निर्भर करता है। इसमें वे बताते हैं कि जीवन में अक्सर कुछ फैसले हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन सही समय पर सही अवसरों का लाभ लेने का गुण हमें सफलता दिला सकता है। हाउसल यह समझाते हैं कि आर्थिक फैसलों में विजेता बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम हमेशा 100% सही हों। कई बार कुछ गलत फैसले भी हमें अधिक अनुभव और सीखने का मौका देते हैं। लेखक इस अध्याय में पट को एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है कि जब जीवन में कोई अवसर या निर्णय जीत की स्थिति में हो, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वे इस विचार पर जोर देते हैं कि निवेश की दुनिया में भी हर फैसला सफल नहीं होता, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन निर्णयों पर ध्यान देना जिनमें हम जीत सकते हैं। हाउसल समझाते हैं कि निवेश का एक अच्छा तरीका यह है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हैं, और उन पर भी जो आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सकती हैं। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना कई बार अनुमान और धैर्य की मांग करता है, और इन सब के बीच कुछ गलत फैसले भी एक सफल निवेशक के अनुभव का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी कोई निवेशक किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो वह 100% भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि उसे सफलता मिलेगी, लेकिन उसे जोखिम उठाने का साहस दिखाना होगा और धैर्य रखना होगा। हाउसल यहाँ एक और अहम बात कहते हैं, पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार सही भविष्यवाणी करें। असल में आपकी कुल सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपके कुछ प्रमुख फैसले सही हों, जो आपके बाकी फैसलों के प्रभाव को संतुलित कर सकें। वे कहते हैं कि किसी एक बड़े, सही फैसले से हम अपने गलत फैसलों की भरपाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि निवेश की सफलता में गलती की गुंजाइश भी होती है, बशर्ते आप उन महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान दें जो आपको बड़ी जीत दिला सकते हैं। अध्याय में हाउसल यह भी बताते हैं कि बहुत सारे अमीर और सफल लोग यह मानते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके सही समय पर लिए गए जीत वाले फैसलों का परिणाम है। वे मानते हैं कि हर फैसले को 100% परफेक्ट बनाने की बजाय अपने फैसलों में कुछ जीत के पत्ते खोजे जाने चाहिए जो आपकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखें। आखिर में हाउसल कहते हैं कि आर्थिक फैसलों में धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि आप जीत के साथ लंबी अवधि में जुड़े रह सकते हैं, किसी भी सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 7वें अध्याय स्वतंत्रता में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि धन का सबसे मूल्यवान उपयोग हमें स्वतंत्रता देने में है। अनुसार सच्ची वित्तीय सफलता का मतलब केवल अधिक धन कमाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करना और अपने फैसले
खुद लेना है। हाउसल का मानना है कि स्वतंत्रता ही वह वास्तविक धन है जो हमें खुशी और संतुष्टि दे सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन हाउसल यह समझाते हैं कि असल सुख उस स्थिति में होता है जब हमारे पास यह स्वतंत्रता होती है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करें और अपने निर्णयों को कैसे लें। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे समय और फैसलों पर नियंत्रण ही वह चीज है जिसे हम धन से खरीद सकते हैं। वे यह कहते हैं कि हमारे पास जितनी अधिक स्वतंत्रता होती है, उतनी ही कम हम दूसरों की अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास धन है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको खुश करते हैं, न कि वे काम जो केवल दूसरों को खुश करने के लिए किए जाएं। यह स्वतंत्रता किसी के भी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकती है। हाउसल ने इस अध्याय में कुछ ऐसे उदाहरणों का भी जिक्र किया है जिसमें लोग बहुत अधिक धन के बावजूद खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके पास अपने समय और निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के दबाव में काम करते रहते हैं। इस बात पर जोर देते हुए हाउसल कहते हैं कि असली संपत्ति वह होती है जो हमें यह चुनाव करने का मौका देती है कि हम क्या करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। आखिरकार, हाउसल यह समझाते हैं कि जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करना किसी भी बाहरी सफलता या दिखावटी संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वे पाठकों को यह प्रेरणा देते हैं कि वे अपने जीवन में स्वतंत्रता और नियंत्रण को प्राथमिकता दें, न कि केवल अधिक धन कमाने की दौड़ में लगे। 8वें अध्याय, कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास में मॉर्गन हाउसल एक रोचक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। लोग अक्सर धन और संपत्ति का प्रदर्शन इस उम्मीद में करते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें, लेकिन वास्तविकता में यह उतनी प्रशंसा नहीं लाता जितनी कि वे सोचते हैं। हाउसल बताते हैं कि लोग किसी व्यक्ति की महंगी कार देखकर अक्सर उसकी प्रशंसा करने के बजाय खुद के पास ऐसी चीज होने का सपना देखने लगते हैं। इस तरह उस व्यक्ति की महंगी चीजें दूसरों को आकर्षित नहीं करती, बल्कि वे अपनी प्रशंसा की जगह दूसरों की इच्छा को बढ़ावा देती हैं। धनवान बनने के पीछे अधिकतर लोगों का उद्देश्य दूसरों की नजरों में विशेष दिखना होता है, लेकिन हाउसल यह तर्क देते हैं कि यह नजरिया वास्तव में किसी को भी उस व्यक्ति की वास्तविकता के बारे में नहीं बताता। दूसरे शब्दों में, आप जो दिखावा करते हैं वह आपके व्यक्तित्व या आपकी आंतरिक संतुष्टि का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दूसरों की इच्छाओं को ही जागृत करता है। इसके बजाय हाउसल का मानना है कि असल में सम्मान तब मिलता है जब हम किसी के प्रति अपने व्यवहार और उसकी देखभाल से उसे प्रभावित करते हैं, न कि दिखावटी चीजों से। वे बताते हैं कि लोग असल में हमारी संपत्ति की बजाय हमारे व्यवहार और नैतिकता को याद रखते हैं। इस अध्याय का संदेश सरल है। धन और विलासिता से केवल बाहरी दिखावा होता है, जबकि सच्ची संतुष्टि और सम्मान आपके व्यवहार और जीवन के प्रति आपके नजरिए से प्राप्त होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 9वें अध्याय, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती, में मॉर्गन हाउसल यह समझाते हैं कि असली संपत्ति वह नहीं होती जो आपको बाहर से दिखाई देती है, जैसे महंगी कारें या आलीशान घर, बल्कि असली संपत्ति वह होती है जो आपने बचाई है और जिसे आपने छुपा रखा है। हाउसल का कहना है कि अधिकांश लोग दूसरों को अपनी संपत्ति दिखाने में इतना ध्यान देते हैं कि वे असल में संपत्ति का निर्माण करने के वास्तविक मार्ग से भटक जाते हैं। वे अपने खर्चे बढ़ाने में लग जाते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सकें, जबकि असली संपत्ति वह है जो बचत और निवेश के रूप में होती है, जो दिखती नहीं है। वे उदाहरण के तौर पर यह बताते हैं कि कई लोग अपनी संपत्ति के प्रदर्शन के लिए महंगे सामान खरीदते हैं, लेकिन असली संपत्ति वह होती है जो आपके पास बिना दिखावे के होती है, जैसे कि आपके पास जो नकद बचत या निवेश है। यह सब कुछ भविष्य में आपके लिए काम करेगा जब आप बिना किसी दिखावे के उसे सही तरीके से निवेश करेंगे। हाउसल कहते हैं कि जितनी अधिक संपत्ति आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती, उतना ही अच्छा होता है। जो लोग अपनी संपत्ति को जाहिर नहीं करते और शांतिपूर्वक बचत और निवेश करते हैं, वे ही असल में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं।
इस अध्याय में संदेश यह है कि हमें अपनी संपत्ति को दिखाने की बजाय उसे बचाने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असली संपत्ति वह है जो आपके पास है, लेकिन आपको यह दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 10वें अध्याय धन संपत्ति की बचत करें में मॉर्गन हाउसल यह बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदत बचत करने की है। वे यह समझाते हैं कि केवल आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह पैसा जो आप बचाते हैं वही असली संपत्ति बनाने में मदद करता है। हाउसल के अनुसार जितना अधिक आप अपनी आय में से बचत करते हैं, उतना ही अधिक आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित होता है। यह कोई जादू की चाल नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर आदत है जो समय के साथ बड़े परिणाम देती है। वे कहते हैं कि जब तक आप बचत को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं हो सकती। वह यह भी बताते हैं कि खर्चों का नियंत्रण और बचत को आदत बनाना जितना सरल है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी आदतें बदलकर कुछ प्रतिशत भी ज्यादा बचत करते हैं, तो वह आपको समय के साथ बहुत बड़ा वित्तीय लाभ दे सकता है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि बचत और निवेश की आदतों को बनाने में सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी जीवन शैली से समझौता किए बिना बचत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में किसी तरह का त्याग करना पड़े, बल्कि आपको यह सीखना होगा कि अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए निर्धारित करना है। आखिरकार हाउसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता को केवल उच्च आय या महंगे निवेश के बजाय बचत की निरंतरता और अनुशासन से मापा जाना चाहिए। जो लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं, वे लंबे समय में असली संपत्ति बना पाते हैं, चाहे उनकी आय छोटी हो या बड़ी। इस अध्याय में मुख्य संदेश यह है कि जितना अधिक आप बचत करेंगे, उतना ही आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षा मिलेगी और आप समय के साथ अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस ऑडियो बुक का पार्ट 1 समाप्त होता है। हमने अब तक पैसे और निवेश की मनोविज्ञान से जुड़ी कई अहम बातें समझीं, और ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में हम और भी दिलचस्प और गहरी समझ में उतरेंगे, जैसे पैसे बचाने की कला, धैर्य का महत्व और उन छोटे फैसलों की ताकत जो आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकते हैं। तो अगले पार्ट के लिए जुड़े रहें और जानें पैसे के मनोविज्ञान का पूरा सार। मिलते हैं पार्ट 2 में।